हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच साइन एंड सिम्टम वुड मेक द नर्स सस्पेक्ट दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग ए थायराइड स्टॉर्म। ऐसी कौन से साइन एंड सिम्टम है जो कि नर्स को सस्पेक्ट करते हैं कि यहाँ पर इस क्लाइंट को एक्सपीरियंस कर रहा है थायराइड स्टॉर्म कंडीशन को। ऑप्शन ए, कॉन्स्टिपेशन एंड हाइपर एक्टिव बॉवेल साउंड। ऑप्शन बी, हाइपरपायरेक्सिया एंड टेकिकार्डिया। ऑप्शन सी, हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। ऑप्शन डी, डिक्रीज्ड रेस्पिरेशन एंड हाइपोक्सिया। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, हाइपरपायरेक्सिया एंड टेकिकार्डिया। थायराइड स्टॉर्म की जो कंडीशन होती है वहां पर अगर हम बात करते हैं तो ब्रेडिकार्डिया नहीं देखने को मिलता है, टेकिकार्डिया देखने को मिलता है, इसीलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स की तो उसके अंदर हमको देखने को मिलता है हाइपरथर्मिया, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, सिवियर एजिटेशन, वॉमिटिंग, डायफोरेसिस, टेकिकार्डिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंफ्यूजन एक्सेट्रा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल आर रेस्पेक्टिवली। सीक्वेंस में बताना है कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन। सबसे फर्स्ट है एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन, उसके बाद है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन और फिर है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल का ड्यूरेशन। ऑप्शन ए 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड एंड 0.4 सेकेंड। ऑप्शन बी 0.4, 0.3 एंड 0.1 सेकेंड। ऑप्शन सी में दिया गया है 0.3, 0.1 एंड 0.4 सेकेंड। ऑप्शन डी 0.3, 0.4 एंड 0.1 सेकेंड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड एंड 0.4 सेकेंड। चलिए हम कार्डियक साइकिल के ड्यूरेशन को देख लेते हैं। जो टोटल ड्यूरेशन होता है हमारा वो तो होता है 0.8 सेकेंड, लेकिन अगर हम बात करते हैं एट्रियल सिस्टोल की तो वो होता है 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल जो है 0.4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द पॉल बनेल टेस्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू डायग्नोस। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर की पॉल बनेल टेस्ट को हम मोस्ट कॉमनली डायग्नोसिस के लिए यूज में लेते हैं। ऑप्शन ए सिफिलिस, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ऑप्शन डी एचआईवी। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, पॉल बनेल टेस्ट, जिसे कि हम हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट का जो कॉमनली यूज लिया जाता है वो होता है इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस का डायग्नोसिस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली ट्रीटेड विथ एन एंथेलमेंटिक एनीमा। ऑप्शन ए बैक्टीरियल डायरिया, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी हेलमिंथिक इन्फेक्शंस, वर्म इन्फेस्टेशंस, ऑप्शन डी वायरल हेपेटाइटिस। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसे कि हम ट्रीट कर सकते हैं एंथेलमेंटिक एनीमा से, तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हेलमिंथिक इन्फेक्शन। एंथेलमेंटिक एनीमास आर यूज्ड टू ट्रीट इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शंस। इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शन जो होता है उसके लिए हम एंथेलमेंटिक एनीमा यूज में लेते हैं। यह जो होता है एंथेलमेंटिक एजेंट को डिलीवर करता है डायरेक्टली इनटू द रेक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन। निम्न में से कौन सा ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऑप्शन ए, कॉन्ट्रैक्शंस आर रेगुलर, ऑप्शन बी, कॉन्ट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर टाइमली, ऑप्शन सी, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट इन द लोअर बैक, ऑप्शन डी, कॉन्ट्रैक्शन आर लेस स्ट्रॉन्ग व्हेन पेशेंट वॉक। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, कॉन्ट्रैक्शंस आर लेस स्ट्रॉन्ग व्हेन पेशेंट वॉक। चलिए हम ब्रैक्सटन हिक और रियल कॉन्ट्रैक्शन के बीच का जो डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट देखेंगे हम ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन को। सबसे फर्स्ट यहाँ पर आता है, यह जो होते हैं हमें आफ्टर 20 वीक देखने को मिलते हैं। यह कॉन्ट्रैक्शन पेनलेस होते हैं, इरेगुलर होते हैं, इनफ्रीक्वेंट होते हैं, डोंट गेट स्ट्रॉन्गर और क्लोजर टुगेदर, और पोजीशन के साथ जो चेंज करने के साथ साथ यह कॉन्ट्रैक्शंस पे जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब हम देखते हैं रियल कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है। सबसे फर्स्ट यहाँ हमको देखने को मिलते हैं आफ्टर वीक्स ऑफ 37, यानी कि 37 और 40 के बीच में हमको देखने को मिलते हैं। यह काफी पेनफुल रहते हैं, रेगुलर होते हैं, रिदमिक होते हैं, इट इंटेंसिफाई एंड गेट क्लोजर टुगेदर, डोंट सबसाइड विद चेंज द पोजीशन। जैसा कि हमने ब्रैक्सटन एक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर देखा था, पोजीशन चेंज करने से यह कम हो रहा था, लेकिन यह जो है रियल कॉन्ट्रैक्शन रहेगा तो पोजीशन चेंज करने पर सबसाइड नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, EDTA ट्यूब्स आर नॉट सुटेबल फॉर सैंपल कलेक्शन मेंट फॉर कोएगुलेशन स्टडीज बिकॉज। कोएगुलेशन स्टडीज के लिए जो सैंपल होते हैं उन सैंपल के कलेक्शन के लिए हम EDTA ट्यूब्स जो होती है उसको यूज में नहीं लेते। उसका क्या कारण है। ऑप्शन ए, दे विल लीड टू थ्रोम्बोलाइसिस, ऑप्शन बी, they bind to calcium which is needed for coagulation, option C, calcium content will
increasing the sample. Option D, they activate fibrinogen to form fibrin. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, दे बाइंड द कैल्शियम विच इज नीडेड फॉर कोएगुलेशन. इसीलिए ईडीटीए जो होता है उनका हम हेमेटोलॉजिकल स्टडीज के लिए यूज में लेते हैं, लेकिन कोएगुलेशन स्टडीज के लिए ईडीटीए हमारे लिए एक सुटेबल ऑप्शन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्स शुड केयरफुली ऑब्जर्व इन्फेंट विद ए टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस फॉर. पाइलोरिक स्टेनोसिस टेंटेटिव डायग्नोसिस हुआ है, तो यहाँ पर केयरफुली नर्स क्या चीज ऑब्जर्व करेगी उस इन्फेंट के अंदर. ऑप्शन ए, क्वालिटी ऑफ क्राई. ऑप्शन बी, क्वालिटी ऑफ स्टूल. ऑप्शन सी, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन. ऑप्शन डी, कफिंग एंड गैगिंग आफ्टर फूड. राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन. हमें यहाँ पर जो डिजीज कंडीशन दी गई है हमारा पाइलोरिक स्टेनोसिस, जिसके अंदर क्या होता है, पाइलोरस पोर्शन जो होता है वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से पैसेज ऑफ फूड जो है जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है. और इस केस में हमें देखने को मिलता है फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग. फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग होने की वजह से क्या होता है, रैपिडली लॉस होता है हमारा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन जो होता है वो कॉमनली हमको देखने को मिलता है. इसीलिए अगर किसी इन्फेंट का डायग्नोसिस है पाइलोरिक स्टेनोसिस, तो वहां पर हमारा रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट व्हाट एज इज ऑटिज्म टिपिकली डायग्नोस्ड. ऑटिज्म जो डिजीज है वो कौन सी एज में हम डायग्नोस करते हैं. ऑप्शन ए, एट बर्थ. ऑप्शन बी, बिटवीन 6 months and 2 years. ऑप्शन सी, बिटवीन 5 and 7 years. ऑप्शन डी, एडोलसेंस. राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ऑटिज्म डायग्नोस होता है 6 months से लेकर 2 years के बीच में. ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है बाय डिफरेंसेस इन सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, इन बिहेवियर. अगर इसके अर्ली साइन की बात करते हैं तो डिलेड स्पीच डेवलपमेंट, लिमिटेड आई कांटेक्ट, रिपीटेटिव मूवमेंट एंड डिफिकल्टी विद चेंजेस इन रूटीन देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैटगट सुचर बिलोंग्स टू विच कैटेगरी. कैटगट सुचर किस कैटेगरी से बिलोंग करता है. ऑप्शन ए, सिंथेटिक एब्सॉर्बेबल सुचर. ऑप्शन बी, सिंथेटिक नॉन एब्सॉर्बेबल सुचर. ऑप्शन सी, नेचुरल एब्सॉर्बेबल सुचर. ऑप्शन डी, नेचुरल नॉन एब्सॉर्बेबल सुचर. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, कैटगट सुचर जो है हमारा नेचुरल एब्सॉर्बेबल सुचर के अंदर आता है. नेक्स्ट है, कैटगट सुचर कम्स इन 2 main फॉर्म्स. अगर हम कैटगट की बात करते हैं तो यह 2 main फॉर्म में देखने को मिलता है. एक होता है प्लेन कैटगट और दूसरा होता है हमारा क्रोमिक कैटगट. बात करते हैं प्लेन कैटगट की. इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम शॉर्टली देख लेते हैं. प्लेन कैटगट जो होता है वो क्विकली एब्सॉर्ब हो जाता है एंड इज टिपिकली यूज्ड विद ए रैपिड हीलिंग प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड. जहां पर रैपिड हीलिंग प्रोसेस चाहिए हमें, वहां पर हम प्लेन कैटगट यूज में लेते हैं. बात करते हैं अगर क्रोमिक कैटगट की. क्रोमिक कैटगट इज ट्रीटेड विद क्रोमियम सॉल्ट टू स्लो द एब्सॉर्प्शन रेट, मेकिंग इट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म वुंड सपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनोस्मिया कैन समटाइम बी ए टेम्पररी कंडीशन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नोन टू कॉज टेम्पररी एनोस्मिया. एनोस्मिया जो होता है वो कभी कभी टेम्पररी कंडीशन में भी देखने को मिलता है. नीचे दी गई कंडीशन में से कौन सा ऐसा कॉज है जो कि टेम्पररी एनोस्मिया करेगा. ऑप्शन ए, क्रॉनिक किडनी डिजीज. ऑप्शन बी, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. ऑप्शन सी, माइग्रेन. ऑप्शन डी, हाइपरटेंशन. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए एनोस्मिया टर्म का मतलब क्या है. एनोस्मिया का मतलब होता है लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल. अगर हम बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की, तो यह जो होता है इसकी वजह से भी हमें टेम्पररी एनोस्मिया देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन न्यूबॉर्न टेम्परेचर ऑन एन एवरेज रेंज बिटवीन. एक न्यूबॉर्न का टेम्परेचर का एवरेज रेंज क्या है यह पूछा गया है हमें यहाँ पे. ऑप्शन ई, 36.5 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑप्शन बी, 34.5 से लेकर 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑप्शन सी, 38.5 से 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑप्शन डी, 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री फॉरेनहाइट. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, 36.5 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपको सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर देखना होगा. ऑप्शन ए में हमें दिया गया डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन बी में दिया गया डिग्री फॉरेनहाइट. हमारा ये जो रेंज है 36.5 से लेकर 37.5 सेंटीग्रेड वाला राइट आंसर होगा. ऑप्शन बी में जो रेंज दी गई है यह हमारी क्या है, हाइपोथर्मिया की तरफ इंडिकेट कर रही है. और ऑप्शन सी जो दिया गया यह हमारा हाइपरथर्मिया की तरफ इंडिकेट कर रहा है. तो अगर नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तो 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज्ड टू असेस द रिस्पॉन्सिवनेस इन एन इमरजेंसी केस फॉलोइंग ए ट्रॉमा. ट्रॉमा वाली कंडीशन के अंदर हमें अगर किसी पेशेंट का रिस्पॉन्सिवनेस असेस करना है तो निम्न में से कौन सी स्केल यूज में लेंगे. ऑप्शन ए, विंटर स्केल. ऑप्शन बी, वॉन्ग बेकर. ऑप्शन
सी रिस्पॉन्सिवनेस स्केल, ऑप्शन डी ग्लासगो कोमा स्केल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी GCS स्केल, जो कि है हमारे ग्लासगो कोमा स्केल को यूज में लिया जाता है।